हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से राहुल स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी कल का जो वीडियो देखे थे तो उसमें जीएस के से संबंधित 20 प्रश्न किए थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो है हिंदी के जो है आपका जो है 2 गद्यांश हैं और 10 क्वेश्चन आपका जो है जैसे संधि है, समास है, यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन आपका जो है गद्यांश से रखे गए हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं भी आपको लगता है कि जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लोग को जो एग्ज़ाम होने वाला है, पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वह 28-29 अक्टूबर का होगा। तो इसलिए समय कम बचा है, तो इसलिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, इनमें से वयोवृद्ध शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? तो वयोवृद्ध जो है यह आपका है विसर्ग संधि। इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वयाधन वृद्धि। ऑप्शन यह 2 के साथ जाएगा। दूसरा है कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए आपका जो है पूछा है क्या, विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो विलोम शब्द है आपका, जैसे पूछा किसका विलोम, दुर्गम का। तो दुर्गम मतलब होता है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो। तो पूछा आपका विलोम शब्द, इसका हमको देखना। देखिए पहले ऑप्शन है विकट, दूसरा है सुगम, सी है हिमकर और चौथा है दुर्बल। तो आप क्या लगाएंगे? तो दुर्गम मतलब होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो, तो इसका अर्थ होगा क्या, सुगम। सुगम मतलब है जहाँ सहज मतलब आसानी से पहुँचा जा सके। तो आपका ऑप्शन यह 2 के साथ जाएगा। तीसरा है, दिए गए शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। तो गिरधर। तो गिरधर जो है, गिरधर का पूछा पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन आपका देखिए मनोज है, नंद है, गोविंद है, आनंद है। तो आपका इसमें क्या लगाएंगे? जैसे है मेरे तो गिरधर गोपाल। तो इसमें है आपका जैसे है कि गिरधर का जो पर्यायवाची होता है, जैसे केशव है, गोपाल है, गिरधर है, मुरलीधर आप कह सकते हैं, कन्हैया कह सकते हैं। तो यह सब आपके जो है या गोविंद के हैं। तो ऑप्शन यह 3 हो जाएगा। 4 नंबर पे है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें जिसे भेदा ना जा सके। तो जिसे भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? जैसे अमर है, अभेद है, भेद है, अपरिमेय है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन यह 2 होगा। जिसे भेदा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं। देखिए 5 नंबर पे है, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग, दिए गए शब्दों में जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे चुनिए। तो स्त्रीलिंग पूछा है। तो स्त्रीलिंग जैसे पुस्तक है, वजन, शनि, घड़ा। तो स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग जो है, जैसे मैंने आज विज्ञान एक बहुत अच्छी पुस्तक खरीदी। खरीदी शब्द क्या हो जाएगा आपका, या स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन 1 साथ जाएगा। 6 नंबर पे है, दिए गए शब्द युग्म का अर्थ ज्ञात कीजिए। तो इसमें पूछा आपका अर्थ पवन का और पावन का। तो पवन का अर्थ होता है कि हवा, और पावन मतलब होता है जैसे पावन कोई त्यौहार उहार है, पावन पवित्र होता है जैसे है, तो इससे आपका संबंधित होगा कि हवा और पवित्र। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 7 नंबर पे है कि पानी पानी मुहावरे का अर्थ क्या है? पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब पूर्ण रूप से जो है लज्जित हो जाना। ऑप्शन 1 साथ जाएगा। देखिए 8 नंबर पे है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए इसमें आपका है निशांत होनहार लड़का है, वह नित्य गाने की कसरत करता है, पल्लवी कल मुंबई जाएगी और हम प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। तो देखिए पूछा कि अशुद्ध वाक्य है, तो वह नित्य गाने का कसरत करता है। तो यह आपका ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 9 नंबर पे है, सही वर्तनी कौन सी है? तो सही वर्तनी पूछा आपका वाक्य मतलब शुद्धता के कौन सा है? तो इसमें देखिए आजीविका, 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 आजीविका। तो क्या लगाएंगे? जो शुद्ध वर्तनी है वो आपका आजीविका हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 10 नंबर पे है, निम्नलिखित में कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई है? तो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा जो लिखी गई थी, जैसे बीड़ा है और पल्लव है, सब जो नंद के द्वारा लिखा गया था। तो इसमें आपके पूछा है कि कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई थी? यामा, उर्वशी, चितंबरा। तो आप इसमें क्या लगाएंगे? जैसे यामा की बात किया जाएगा तो यह महादेवी वर्मा का है, यामा महादेवी वर्मा का है।
उर्वशी, उर्वशी जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। तो यह आपका ऑप्शन 3 के साथ जाएगा, यानी चितंबरा जो है, चितंबरा या सुमित्रा नंदन पंत जी का जो है रचना है। देखिए प्रश्न, देखिए फ्रेंड्स आगे है कि गद्यांश। तो गद्यांश में जो है समय ज़्यादा व्यतीत होता है, और गद्यांश को करने का सबसे सही तरीका है कि हम लोग सबसे पहले उसके प्रश्नों को पढ़ते हैं कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, इसके सेंस को समझते हैं। उसके बाद गद्यांश जब पढ़ेंगे तो आप वो जो है समझ में आ जाएगा कि मतलब उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो हम लोग गद्यांशों को सबसे पहले गद्यांश पढ़ने से पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, जैसे पहला प्रश्न इसमें है, किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। तो देखिए, किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है। तो गद्यांश में अभी जब पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो किसकी जो है रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जाती है, जैसे नारी है, पुरुष है, संत है, कवि है। तो इस जब गद्यांश पढ़ेंगे तो अभी गद्यांश का पूरा भाव पता चल जाएगा। तो इसमें किसकी उपेक्षा की जा रही है। दूसरा, जैसे पुरुष को अपने सुख के साथ और किसके सुख का ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी अभी देखिए मिलेगा। बी है आपका 13 नंबर पर, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति को किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखें, एक दूसरे की इच्छाओं और रुचियों का ध्यान रखें, उपयुक्त तीनों। तो अभी देखिए हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न सही होगा। जैसे 14 नंबर पर है, यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को क्या होना चाहिए। पुरुष को क्या होना चाहिए, जैसे स्वार्थी है, परिश्रमी है, बातूनी है और बलिदानी है। 15 नंबर पर, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो चलिए हम लोग गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से, फिर अच्छे से पढ़ने के बाद फिर हम लोग अभी प्रश्नों के फिर उत्तर देते हैं। देखिए गद्यांश है, आज की भारतीय नारी शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में ना देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। तो देखिए इसमें किसकी बात किया गया है, नारी समाज की, मतलब महिलाओं के शिक्षित होने के बारे में बताया गया है कि आज की भारतीय शिक्षित नारी को गृहिणी के रूप में ना देख पाना पुरुषों की एकांगी दृष्टि का परिणाम है। विवाह के बाद बदली हुई उसकी मना स्थिति तथा परिस्थितियों की कठिनाइयों पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी रुचियों और भावनाओं के उपेक्षा की जाती है। देखिए अभी जो लगे हाईलाइट आप लोग कर लीजिए, अभी बाद में जो है प्रश्न में वहाँ पे मिलता है। पुरुष यदि अपने सुख के साथ पत्नी के सुख को ध्यान रखे तो वह एक अच्छी गृहिणी हो सकती है। पत्नी और पति दोनों का कर्तव्य है एक दूसरे की कार्य में हाथ बटाएं और एक दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं की रुचियों का ध्यान रखें। आखिर नारी भी तो मनुष्य है, उसकी अपनी ज़रूरत भी है और वह भी परिवार में पड़ोस तथा समाज के सम्मान पाना चाहती है। यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष क्या होगा, वह बलिदानी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है, किसकी रुचियों और भावनाओं की उपेक्षा की जा रही है। तो देखिए इसमें जो है नारी की बात किया है, तो ऑप्शन यह एक साथ जाएगा, आपका का हो जाएगा, नारी की। ये दूसरा प्रश्न है, पुरुष को अपने सुख के साथ साथ किसके सुख की ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए पुरुष को अपने सुख के साथ साथ जो है मतलब पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए, तो ऑप्शन या बी हो जाएगा, खा। तीसरा है, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पत्नी और पति किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें जैसे एक दूसरे के काम में हाथ बटाएं, यह भी सही है, एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखें, यह भी सही है, एक दूसरे की इच्छाओं की रुचियों को ध्यान रखें, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे है देखिए, यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को क्या होना चाहिए। देखिए हम लोग पढ़े थे, यदि नारी त्याग की मूर्ति है तो पुरुष को क्या होना चाहिए, बलिदानी होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न 15 है, इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इस गद्यांश का जो उपयुक्त शीर्षक है वह सुखी वैवाहिक जीवन का आधार, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दूसरा गद्यांश हम लोग देखते हैं इसी तरह से। जैसे दूसरे गद्यांश में पहले प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई क्या होती है। जैसे खान पान की होती है कि मित्र चुनना होता है, रहने को घर, धन की कमी। 17 नंबर पे हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणित हो जाता है। ये सब देखिए प्रश्न है, तो हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं एक बार गद्यांश को, फिर जो है आते हैं प्रश्नों पे। गद्यांश क्या कह रहा है, जब कोई युवा अपने घर से निकलता है, देखिए
जब कोई युवा अपने घर से निकलता है तो उसे सबसे पहली कठिनाई किसकी होती है? मित्र चुनने की। देखिए अभी प्रश्न में मिलेगा यहाँ पे, तो उसे सबसे पहले कठिनाई किसकी होती है? मित्र चुननी पड़ती है। तो उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराला नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत की गुप्त प्रभाव और आचरण पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। जहाँ जैसी संगति होगी वहाँ वैसा उसका आचरण होगा। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जहाँ हमारा चित्त कोमल और हर संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है, तो हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति समान रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, राक्षस बनाना चाहे तो राक्षस बनाए या फिर जो है देवता बनाना चाहे तो देवता बनाए। तो चलिए प्रश्नों को उत्तर देते हैं। पहला प्रश्न है, घर से निकलने पर युवा की पहली कठिनाई किससे होती है? तो सबसे पहली कठिनाई जो होती है, जब कोई युवा घर से अपने निकलता है तो उसे सबसे बड़ी चुनौती किससे करनी होती है? मित्र बनाने में। जैसे मित्रता कौन अच्छा है कौन ख़राब है, जैसी संगति होती है उसी तरह से बच्चे आगे ढल जाते हैं, तो इसलिए उन्हें मित्र चुनने में सबसे बड़ी कठिनाई होती है। प्रश्न 17 है, हेल मेल बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणत हो जाते हैं? जब बच्चा एक दूसरे से मिलता जुलता है तो वह किसी एक अपने सहपाठी से मिला या फिर किसी मतलब स्टूडेंट से ऐसे मिला, तो वह धीरे धीरे एक मित्रता के रूप में जो है वह परिणत हो जाते हैं। तो ऑप्शन या डी हो जाएगा। 18 नंबर पे देखिए, हमारे आचरण पर किसका भारी प्रभाव पड़ता है? तो जो हमारे आचरण पे है तो वह संगत का प्रभाव होता है। जैसी रही संगत उसी तरह से उसका आचरण होता है, तो संगत की बहुत बड़ी प्रभाव जो है आचरण पर पड़ता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 है, किस अवस्था में हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है? तो या आपका जो क्या हो जाएगा, या युवा अवस्था में होता है। युवा अवस्था में जब आप पहुंचेंगे तो आपका जो है या सोचने की क्षमता जो तो रहती है, लेकिन डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पाते हैं कि किसके साथ मित्रता हो, किसके साथ ना हो, किसके साथ उठे बैठे, किसके साथ इसका जो है डिसीजन लेना बहुत ही जो है कठिन होता है। तो यह युवा अवस्था हो जाएगा। प्रश्न 20 है, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए। तो उपर्युक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है युवा अवस्था और मित्रता के बारे में जो है बताया गया है। तो फ्रेंड्स बस इतना ही आज के लिए, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग जो है 5 बजे आपको जो है डेली वीडियो मिल जाएगा। तो आप लोग डेली जो है वीडियो को देख करके 1-2 बार देखेंगे वीडियो को, जैसे है कि याद कीजिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि गलती कहाँ से हो रहा है, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा जो है आपका रिस्पांस होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है होने वाला है 28-29 अक्टूबर को। और यह इतना समझिए कि 1/4 जो है इसमें निगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग को क्वेश्चन को जैसे पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ से गलती हो रहा है उसको सुधार कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।